स्टूडेंट्स, आज हम लेंथेनाइड जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्यूरेंस और आइसोलेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि उनकी प्राप्ति और पृथक्करण कैसे किया जाता है। तो लेंथेनाइड सीरीज में क्या होता है कि जो प्रोमीथियम है उस प्रोमीथियम को छोड़कर सभी लेंथेनाइड्स क्या होते हैं कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सीरियम कॉपर के बराबर मात्रा में ही पाया जाता है। तो लेंथेनाइड खनिजों को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक तो सीरियम समूह खनिज और दूसरे इट्रियम समूह खनिज। जो सीरियम ग्रुप वाले मिनरल्स हैं उनको अपन सीराइट अर्थ मिनरल्स कहते हैं या सीरियम अर्थ कहते हैं, और जो इट्रियम समूह के मिनरल्स हैं उनको इट्रियम अर्थ या इट्रियम अर्थ मिनरल्स भी कहते हैं। तो सीरियम समूह खनिज के अंदर अपने लेंथेनम से लेकर के यूरोपियम तक के हल्के लेंथेनाइड्स तत्व आते हैं, जिनको अपन हल्के दुर्बल मृदा या लाइट रेयर अर्थ भी कहते हैं। और इट्रियम जो है समूह के खनिज, उसमें क्या होता है कि गैडोलियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के तत्व इस खनिज में आते हैं। अतः इनको अपन क्या कहते हैं, क्योंकि ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और प्रचुर मात्रा में पाए जाने से इनको अपन क्या कहते हैं, भारी दुर्लभ मृदा भी कहते हैं या हेवी रेयर अर्थ भी कहते हैं। तो अपने लेंथेनाइड सीरीज में दो प्रकार के हो गए खनिज, यानी सीरियम समूह युक्त और इट्रियम समूह युक्त। सीरियम समूह वाले अपन ने देखे लेंथेनम से लेकर के यूरोपियम तक, और जो इट्रियम जो है वह गैडोलियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक। अब आता है कि इन खनिजों का अपन यानी लेंथेनाइड्स का अपन एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं। तो जो मोनेजाइट खनिज होते हैं उस मोनेजाइट खनिज से लेंथेनाइडों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो जो मोनेजाइट खनिज जो होता है उसमें क्या होता है कि मोनेजाइट खनिज से थोरियम प्राप्त करते हैं, और इसमें लेंथेनाइड क्या होते हैं, साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। तो मोनेजाइट जो मिनरल्स है उसमें क्या उपस्थित होता है कि थोरियम उपस्थित रहता है, और उस थोरियम से हम लेंथेनाइड यानी कि मोनेजाइट से मेन तो थोरियम प्राप्त होता है, लेकिन उसके साइड प्रोडक्ट के रूप में अपने को लेंथेनाइड्स प्राप्त होते हैं। तो लेंथेनाइड्स का जो निष्कर्षण है, एक्सट्रैक्शन है, वो अपन दो तरीके से करते हैं, दो प्रकार से। पहला अपन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स, यानी खनिज का सांद्रण करते हैं, और नेक्स्ट प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, उसकी क्रैकिंग या ओपनिंग या फिर प्रोसेसिंग, यानी कि भंजन प्रक्रिया क्रियाविधि या फिर उसकी खोलने की क्रियाविधि के द्वारा। तो फर्स्ट अपन लेते हैं कि उनका जो सांद्रण होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स। इसमें अपन क्या करते हैं कि जो मोनेजाइट खनिज जो होता है उस खनिज को ग्रेविमेट्री विधि यानी कि ग्रेविटी विधि के द्वारा यानी गुरुत्व विधि से किया जाता है, यानी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेविटी मेथड के द्वारा अपन करते हैं। क्योंकि मोनेजाइट क्या होता है, बालू का घनत्व या क्वार्ट्ज व अन्य अपद्रव्यों की अपेक्षा अधिक होता है। तो गुरुत्व विधि में सबसे पहले खनिज पदार्थ को बारीक पीसते हैं, फिर उसमें इस खनिज चूर्ण में जल प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार मोनेजाइट बालू में उपस्थित साधारण बालू जो क्वार्ट्ज होती है या फिर अन्य अपद्रव्य जो हल्के कण होते हैं वह पानी के साथ क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, और शेष जो भारी कण होते हैं वह शेष रह जाते हैं। इन भारी कणों को अपन क्या करते हैं, अलग अलग करके सेपरेट करके इनको सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद में चुंबकीय पृथक्कारी से गुजारते हैं। तो इसको सुखाने के बाद में अपन क्या करते हैं, मैग्नेटिक गेट्स सेपरेटेड। तो इस प्रकार मोनेजाइट खनिज अन्य चुंबकीय पदार्थों से भी क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, और प्राप्त खनिज का रासायनिक संगठन निम्न प्रकार से रहता है, यानी कि उसके अंदर TiO2 थोरियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सिलिका, ये इतनी मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो मोनेजाइट खनिज है उसका ग्रेविटी मेथड के द्वारा अपन उसको बारीक पीसते हैं, बारीक पीस कर उसको जल प्रवाहित करते हैं, जिससे जो हल्के मिट्टी के कण हैं या फिर अन्य अपद्रव्य है या फिर जो साधारण क्वार्ट्ज हैं वो तो पानी के साथ बह जाते हैं, और भारी कण होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। फिर उनको मैग्नेटिक सेपरेटर के द्वारा अपन गुजारते हैं, जिससे मैग्नेटिक सेपरेटर क्या करता है कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है उनको सेपरेट कर देता है, और उसके बाद में जो अपने को खनिज प्राप्त होता है उसकी कंपोजिशन होती है कि थोरियम ऑक्साइड उसमें 7.5%, सीरियम ऑक्साइड 30% और फास्फोरस ऑक्साइड जो है 29% और सिलिका जो है 1.5% उपस्थित रहती है।
और अदर 32% जो होते हैं वह रेयर अर्थ मेटल प्राप्त होते हैं। ये तो थी फर्स्ट अपनी। नेक्स्ट है कि अब जो ये कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स की मेथड है, ये क्या होती है कि ये इसमें जो केमिकल ट्रीटमेंट है वह अपन एसिडिक मेथड के यूज के द्वारा भी कर सकते हैं और एल्केलाइन मेथड यूजिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। यानी कि जो भी अपने को प्राप्त हुए हैं, क्रैकिंग मेथड आ गया अपना, यानी दूसरी मेथड जो है भंजन। इसमें क्या करते हैं कि इस विधि से, यानी कि जो अपने खनिजों के सांद्रण या मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन विधि से जो अपने को प्राप्त हुआ है, उससे प्राप्त खनिज पदार्थ का भंजन या विभिन्न अवयवों में विभाजन करते हैं, जिससे लैंथेनाइड और थोरियम का पृथक्करण हो जाता है। तो क्रैकिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो पहली जो मेथड थी कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, उससे जो प्राप्त हुआ है खनिज पदार्थ, उसका अपन भंजन करेंगे, यानी क्रैकिंग करते हैं, उनको छोटे छोटे अवयवों में विभाजित करते हैं, जिससे अपने को क्या प्राप्त होता है, लैंथेनाइड और थोरियम पृथक हो जाते हैं। और ये क्रैकिंग करने के तरीके हैं वो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो अपन मोनेजाइट खनिज को रासायनिक प्रक्रिया से गुजारते हैं, तो फर्स्ट तो अपन लेते हैं कि उसको H2SO4 या फिर एसिडिक मेथड के द्वारा। नेक्स्ट अपन जो लेते हैं वो है एल्केलाइन मेथड के द्वारा, जिसमें NaOH लेते हैं अपन। तो फर्स्ट मेथड अपन देखते हैं कि एसिडिक मेथड बाय यूजिंग H2SO4। तो इसमें क्या होता है कि जब सर्वप्रथम जो अपन सांद्र मोनेजाइट खनिज के चूर्ण को H2SO4 के साथ क्या करते हैं, 210 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 4 से 5 घंटे तक गर्म करते हैं। यानी इसको 93% H2SO4 के साथ 210 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अपन क्या करते हैं, 4 से 5 घंटे तक गर्म करेंगे। गर्म करते समय इसे लगातार जो यांत्रिक विधि से चलाते रहते हैं, और इस प्रकार जो अपने को लुगदी जो प्राप्त होती है, लुगदी को जल द्वारा निष्कर्षित कर लेते हैं। और इस प्रकार अपन क्या करते हैं कि जो लुगदी प्राप्त होती है उसको जल से निष्कर्षित कर देते हैं, और इस प्रकार लैंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था में और थोरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में सल्फेट के रूप में विलयन में चले जाते हैं। यानी कि जो पेस्ट प्राप्त होता है अपने को, वो पेस्ट कैसा होता है, लैंथेनाइड और थोरियम के सल्फेट का पेस्ट प्राप्त होता है। यानी दिस पेस्ट कंटेन सल्फेट्स ऑफ लैंथेनाइड एंड थोरियम। यानी कि इतना करेंगे अपन इसको तो लैंथेनाइड और थोरियम का सल्फेट प्राप्त होता है। अब इसमें क्या होता है कि सल्फेट के रूप में विलयन में जाते हैं, और इसके अंदर जो एविले होते हैं, सिलिका हो गई, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, जर्कोनियम स्कैंडियम ऑक्साइड हो गया, और अन्य बिना क्रिया किए हुए मोनेजाइट जो शेष रह जाता है, उन अवशेषों को पीसकर इसका फिर से निष्कर्षण करते हैं। यानी कि ओनली इनसोल्यूबल या अनरिएक्टेड मिनरल्स या ट्रेस ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड, ये जो पीछे रह जाते हैं, इनको फिर से अपन क्या करते हैं कि दोबारा उसकी प्रोसेस करके पीस करके फिर से इसका निष्कर्षण करते हैं। तो इस प्रकार जो अपने को सल्फेट प्राप्त होते हैं, उनको अपन क्या कर लेते हैं कि जैसे अवशेष को पीस कर फिर निष्कर्षण किया, अब इस विलयन में क्या होता है, सोडियम पायरोसल्फेट डालते हैं। क्या डाला जाता है इसमें, सोडियम पायरोसल्फेट डाला जाता है। और जब सोडियम पायरोफॉस्फेट डालते हैं, जिसके कारण थोरियम पायरोफॉस्फेट अवक्षेपित होता है। और अवक्षेप को छानकर छनित्र में अपन क्या डालते हैं, ऑक्जेलिक एसिड और ऑक्जेलिक अम्ल डालते हैं, जिससे लैंथेनाइड ऑक्जेलेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, और कुछ मात्रा में थोरियम ऑक्जेलेट और जर्कोनियम ऑक्जेलेट का अवक्षेप भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले H2SO4 डालना है, जिससे लैंथेनाइड और थोरियम का सल्फेट पेस्ट प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में अपने को सोडियम पायरोफॉस्फेट डालते हैं, और जिससे थोरियम पायरोफॉस में ऑक्साइड हो जाता है, और अवक्षेप को छानकर छनित्र में क्या डालते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, जिससे क्या होता है कि वह लैंथेनाइड के ऑक्जेलेट का निर्माण करता है, और कुछ मात्रा में थोरियम ऑक्जेलेट या फिर जर्कोनियम ऑक्सो ऑक्जेलेट का अवक्षेप भी प्राप्त होता है। अब ऑक्जेलेटों के इस मिश्रण में अपन ऑक्जेलेट का जो ये मिश्रण होगा, इसके अंदर अपन क्या डालते हैं कि अमोनियम ऑक्जेलेट के साथ उबाल लेते हैं, और जिससे लैंथेनाइड ऑक्जेलेट को छोड़कर अन्य ऑक्जेलेट विलयन में चले जाते हैं, और इस प्रकार जो प्राप्त होता है ऑक्जेलेटों को, वो सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके सल्फेटों में परिवर्तित कर लेते हैं। अब इन सल्फेटों की NaOH के साथ अभिक्रिया कराकर, जिससे सल्फेट हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, और 100%
या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हाइड्रोक्साइड ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार यानी कि जो अपनी भंजन की जो प्रक्रिया है H2SO4 एसिडिक मीडियम में अपन करवाते हैं, उसमें क्या होता है कि उनके ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, यानी जो भी लेंथेनाइड होते हैं उनके अपने को ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, क्योंकि पहले अपन ने पायरोफॉस्फेट के साथ करवाया तो थोरियम पायरोफॉस्फेट प्राप्त हुआ, साथ में लेंथेनाइड पायरोफॉस्फेट भी बनते हैं। फिर इनकी थोरियम पायरोफॉस्फेट का जो अवक्षेप होता है उसको छाना और छनित्र में अपन ने क्या डाला, ऑक्जेलिक एसिड डाला, जिससे क्या होता है कि उनके ऑक्जेलेट लेंथेनाइडों के ऑक्जेलेट और थोरियम के ऑक्जेलेट प्राप्त हुए। इन ऑक्जेलेटों को छोड़कर जो अन्य ऑक्जेलेट विलयन में जाते हैं, इस प्रकार प्राप्त ऑक्जेलेटों को अपन क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ फिर से क्रिया करवाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मोनेजाइट सेंड का जो चूर्ण होता, सांद्रित चूर्ण, उसमें सबसे पहले H2SO4 डाल करके उसको 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, जिससे लेंथेनाइड और थोरियम सल्फेट का पेस्ट प्राप्त होगा। अब उसमें अपन जल डालेंगे, जिससे क्या होगा कि जो अवशेष होगा उसके अंदर तो अक्रियाशील भाग यानी अनरिएक्टेड पार्ट प्राप्त हो जाएगा, जो कि टाइटेनियम ऑक्साइड, जर्कोनियम, सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिका का। और जो विलियन पार्ट होगा उनमें क्या होता है, लेंथेनाइड तत्वों के सल्फेट और थोरियम सल्फेट होता है। इस थोरियम सल्फेट और लेंथेनाइड तत्वों के सल्फेट वाले विलियन को फिर से अपन क्या करते हैं, सोडियम पायरो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन फॉस्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। और जब सोडियम पायरोफॉस्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जो अवक्षेप जो विलियन होता है तो उसको छानते हैं, तो उसमें अपने को पीपीटी प्राप्त होती है। उस पीपीटी के अंदर तो होता है थोरियम पायरोफॉस्फेट, और जो छनित्र होता है उसके अंदर क्या करते हैं अपन, उसमें फिर से ऑक्जेलिक अम्ल डालते हैं, जिससे क्या होता है कि लेंथेनाइडों के ऑक्जेलेट प्राप्त होते हैं। और ये लेंथेनाइडों के जो ऑक्जेलेट होते हैं वो फिर से अमोनियम ऑक्जेलेट के साथ क्रिया करके, यानी कि अमोनियम ऑक्जेलेट के साथ क्रिया करवाते हैं, जिससे क्या होता है फिर से छनित्र प्राप्त होता है, उसके अंदर थोरियम ऑक्जेलेट, और जो अवक्षेप होता है वो क्या होता है, लेंथेनाइडों के ऑक्जेलेट। इन लेंथेनाइडों के ऑक्जेलेट की क्रिया अपन सांद्र H2SO4 के साथ करवाने पर लेंथेनाइड्स के सल्फेट बनते हैं, और जिनका अपन NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं तो लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड। और जब लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड की क्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो वह लेंथेनाइड्स के ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपने को इनके ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो जो एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होती है उसके द्वारा अपने को मोनेजाइट खनिज से लेंथेनाइड्स के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट मेथड जो थी क्रैकिंग की वो थी एल्केलाइन मेथड यूजिंग NaOH, यानी बेस की प्रेजेंस में, या फिर एल्केलाइन मेथड। इसमें अपन क्या करते हैं कि जो मोनेजाइट सेंड थी, जो शुरू में अपन ने ली थी सांद्रित मोनेजाइट सेंड, उसको अपन क्या करेंगे कि 74% NaOH के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और फिर जो पेस्ट होता है उस पेस्ट को अपन जल के साथ गर्म करते हैं, यानी मड आ गया, इसको अपन क्या करेंगे, वाटर के साथ गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने को क्या करना है, कूल करना है। कूल करने के बाद में जब इसको अपन छानते हैं तो जो अवशेष और फिल्ट्रेट जो है, तो फिल्ट्रेट में तो क्या होता है कि अपने को कोई अनावश्यक जो अनरिएक्टेंट स्पीसीज है वो प्राप्त हो जाएगी, जैसे हाइड्रोक्साइड, फास्फेट और सिलिकेट। और जो रेसिड्यू है यानी जो अवशेष है उसके अंदर क्या होता है, लेंथेनाइड और थोरियम के हाइड्रोक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और जर्कोनियम सिलिकेट होता है। अब इसको रेसिड्यू को फिर से अपन क्या करते हैं, HCl के साथ क्या करते हैं, गर्म करवाते हैं, यानी ट्रीटमेंट विथ HCl एंड हीट। तो इसके साथ गर्म करने पर क्या होता है, फिर से जो अपने को अवशेष प्राप्त होता है तो उनमें तो अशुद्धि आ जाएगी, जो अनरिएक्टेंट प्रोडक्ट होंगे, टाइटेनियम ऑक्साइड, जर्कोनियम सिलिकेट। और फिल्ट्रेट के अंदर अपने को क्या प्राप्त होता है, लेंथेनाइड्स और थोरियम, यानी कि लेंथेनाइड और थोरियम के क्या प्राप्त होते हैं, क्लोराइड प्राप्त होते हैं। और इन क्लोराइड से अपन क्या करते हैं, यहाँ से थोरियम को रिमूव कर देते हैं और इसको फिर से अपन करते हैं तो इंडिविजुअल लेंथेनाइड्स अपने को प्राप्त होते हैं। तो छनित्र में क्या होता है, फिल्ट्रेट में क्या होता है कि जो लेंथेनाइड और थोरियम के जो क्लोराइड्स होते हैं उनमें से अपन थोरियम को अलग कर लेते हैं और
लेंथेनाइड्स को अलग प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, उसका लेंथेनाइडों का सेपरेशन करते हैं। तो ये दो मेथड थी, यानी कि जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं कि मोनेजाइट खनिज से अपन लेंथेनाइड्स का निष्कर्षण करते हैं। नेक्स्ट अगला है कि जो लेंथेनाइड्स को सेपरेशन करने के काम में लेते हैं। अब तक अपन ने क्या किया था कि मोनेजाइट खनिज से लेंथेनाइड का निष्कर्षण किया था। अब अपन करेंगे कि लेंथेनाइड्स का सेपरेशन कैसे होता है, यानी कि जितने भी 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं उनका सेपरेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो जो लेंथेनाइड्स का यानी सेपरेशन है उनमें क्या होता है कि इसकी दो मेथड है लेंथेनाइड्स को सेपरेट करने की। दो मेथड जो है उसमें क्या है कि फर्स्ट जो मेथड है, एक तो ओल्ड क्लासिकल मेथड और दूसरी है मॉडर्न मेथड। तो जो ओल्ड क्लासिकल मेथड है उसमें क्या होता है कि ओल्ड क्लासिकल मेथड में तो अपन निम्न विधि काम में लेते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यानी प्रभाजी क्रिस्टलन। और प्रभाजी क्रिस्टलन क्या होता है कि यह विधि लेंथेनाइड लवणों की विलयता के अंतर पर आधारित होती है, यानी कि लेंथेनाइड जो लवण होते साल्ट होते हैं लेंथेनाइडों के, उनकी विलयता पर आधारित होती है। और इस विधि में सर्वप्रथम लेंथेनाइड लवण के मिश्रण को तेज गर्म करते हैं और तब तक गर्म करते हैं कि ठंडा करने पर लगभग आधे भाग के क्रिस्टल प्राप्त हो जाए। तो प्राप्त क्रिस्टलों को जब जल में विलय करते हैं तो पुनः वाष्पित करते हैं और पुनः वही क्रिया दोहराते हैं। तो इतना वाष्पन करते हैं कि ठंडा करने पर विलयन के आधे भाग के क्रिस्टल प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार क्रिस्टल और विलयन को पृथक कर लेते हैं और फिर विलयन का पुनः वाष्पन करते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को अपन बार बार दोहराते हैं, यानी कि पहले लेंथेनाइड लवण का विलयन लिया, फिर उसका वाष्पन किया, तो वह जितना आधा भाग रह जाता है क्रिस्टल का आधा भाग प्राप्त होता है पहले लवण का, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर उसका आधा भाग, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर उसका आधा भाग। तो इस प्रक्रिया को अपन बार बार करते जाते हैं। तो इसके सबसे कम विलय भाग क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होते हैं और अधिक घुलनशील भाग विलयन में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लवण ज़्यादा घुलनशील होगा तो वो विलयन में चला जाएगा और जो कम घुलनशील होगा वह क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो थी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यानी प्रभाजी क्रिस्टलन विधि। नेक्स्ट मेथड जो है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड यानी प्रभाजी अवक्षेपण मेथड। इस मेथड में अपन क्या करते हैं कि लेंथेनाइड के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उन हाइड्रोक्साइड की जो क्षारीय प्रकृति जो होती है वह सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने पर क्या होती है, कम होती जाती है। अतः इट्रियम समूह है, जो कि इट्रियम समूह में कौन से आते हैं, गैडोलियम से ल्यूटेशियम तक के, यानी इट्रियम समूह के मिनरल्स कौन से हैं, गैडोलियम से ल्यूटेशियम तक के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, जो सीरियम समूह के हैं, यानी सीरियम से लेकर यूरोपियम तक के हाइड्रोक्साइडों से कम क्षारीय होते हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रभाजी अवक्षेपण विधि है उसमें क्या होता है कि अपन ने देखा था कि लेंथेनाइड सीरीज को अपन ने दो समूह में बांटा था, एक तो इट्रियम समूह के खनिज और दूसरे सीरियम समूह के खनिज। तो अपने को पता है कि जब सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो उसकी क्षारीय प्रकृति में कमी आती है। तो जब इट्रियम समूह, अपने को पता है कि इट्रियम समूह के हाइड्रोक्साइड है वो सीरियम समूह के हाइड्रोक्साइड से कम क्षारीय होते हैं। अतः सर्वप्रथम अपन लेंथेनाइडों के लवणों के मिश्रण में NH3 या कोई अन्य क्षार डालते हैं तो इट्रियम समूह के लेंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइड कम क्षारकता के कारण क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। यानी कि इट्रियम समूह वालों की कम क्षारकता होती है, इससे वो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, और सीरियम समूह के लेंथेनाइड क्या होते हैं, विलयन में ही रहते हैं। तो इस प्रकार अपन अमोनिया डालकर उनकी बेसिसिटी के आधार पर उनको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो प्रेसिपिटेशन के रूप में और एक विलयन के रूप में। इसके पश्चात अपन क्या करते हैं कि सीरियम समूह के जो हाइड्रोक्साइड है उनका अवक्षेपण कर लेते हैं, और जो दोनों समूह के हाइड्रोक्साइडों की विलयता में अधिक अंतर नहीं पाया जाता, इसलिए यह विधि ज़्यादा उपयोगी नहीं है। यानी उनको अलग तो कर सकते हैं अपन, लेकिन अपन सबको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इसलिए इसको अपन ज़्यादा उपयोगी मेथड नहीं है। नेक्स्ट मेथड जो है फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सी साल्ट, यानी ऑक्सी लवणों का प्रभाजी तापीय विघटन के द्वारा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है ऑक्सीकरण अवस्था चेंज के द्वारा, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तन के द्वारा भी अपन उनको लेंथेनाइड पृथक हो जाते हैं। यानी इनमें भी
जो ओल्ड मेथड है उनमें क्या होता है कि उनका सही ढंग से सेपरेशन न होकर उनमें कुछ कमी रह जाती है। तो इनको दूर करने के लिए जो मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड में है अपनी आयन एक्सचेंज मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो यहाँ अपन अध्ययन करते हैं एक तो इसकी आयन एक्सचेंज मेथड की, कि आयन एक्सचेंज मेथड क्या होती है, क्योंकि अपने लैंथेनाइड्स के अंदर क्या होती है, जो डिटेल डिस्कशन होता है अपने सिलेबस में वो इनका ही दे रखा है, आयन एक्सचेंज मेथड और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। तो आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है कि लैंथेनाइडों को पृथक करने की ये सबसे प्रभावी विधि है। सबसे बेस्ट विधि कौन सी मानी जाती है? आयन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड में क्या होते हैं, समान आवेश वाले जो आयन होते हैं उन आयनों का क्या होता है, इंटरचेंज या उत्क्रमणीय अंतर परिवर्तन आयन विनिमय कहलाता है। यानी यह परिवर्तन विलयन के प्राप्त आयनों और ठोस परिवर्तक के माध्यम से उपस्थित आयनों के बीच होता है। तो इससे इनको अपन क्या कहते हैं, रेजिन कहते हैं। और रेजिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैटायनिक रेजिन और दूसरे होते हैं एनायनिक रेजिन, यानी कि कैटायन रेजिन और एनायन रेजिन। तो जो कैटायन रेजिन होते हैं उसमें क्या होता है, विशेष अम्लीय समूह उपस्थित होते हैं, जैसे SO3H, COOH, OH, ये सारे क्या कहलाते हैं, कैटायन रेजिन। और जो एनायनिक रेजिन होते हैं उनमें क्या होता है, क्षारीय समूह होते हैं। और क्षारीय समूह में देखें तो अपने क्या उपस्थित होता है, NH2, NHR, ये सारे क्या कहलाते हैं, क्षारीय रेजिन कहलाते हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं अपन कि लिथियम 3+ आयनों के जलीय विलयन को अपन कैटायन एक्सचेंजर रेजिन में गुजारते हैं। यानी पहले अपन उसको किस में लेते हैं, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन में लेते हैं। अब माना अपना रेजिन HR है और उसमें लैंथेनाइड डाल दिया तो ठोस अपने को प्राप्त हो गया। अब इस प्रकार से अपन इसका क्या कर लेते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं। यानी उससे अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, लैंथेनाइडों का पृथक्करण आसानी से होता है। नेक्स्ट जो मेथड है अपनी वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, लिक्विड लिक्विड या द्रव द्रव निष्कर्षण विधि। इस विधि में क्या होती है, यह विधि मुख्यतः लैंथेनाइड लवणों की जल और अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय कार्बनिक विलायकों में विलेयता के अंतर पर आधारित है। और लैंथेनाइडों का इस विधि द्वारा सर्वप्रथम फिशर के द्वारा किया गया था, या फिशर ने पृथक किया था। तो कार्बनिक विलायक को अपन एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट कहते हैं। और इस विधि में जल में विलय लैंथेनाइड लवणों के विलयन की धारा कार्बनिक विलायक धारा के साथ प्रवाहित करते हैं। यानी कि लैंथेनाइड लवणों के विलयन और कार्बनिक विलायक इन दोनों को एक साथ प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है कि कार्बनिक विलायक में लैंथेनाइडों का क्या हो जाता है, निष्कर्षण होता है। जैसे अपन ने ले लिया लैंथेनम नाइट्रेट है, लैंथेनम नाइट्रेट ले लिया, इसको अपन ने क्या किया, जो अपना कार्बनिक विलायक है, कार्बनिक विलायक अपन ने यहाँ पर क्या लिया है, TBP यानी कि ट्राई एन ब्यूटाइल फास्फेट, इसके साथ ये कार्बनिक विलायक हो गया और ये अपना हो गया लैंथेनाइड विलयन, लवण का विलयन। अब जब इनके साथ क्रिया करवाएंगे तो ये किस में बदल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाता है। यानी TBP के साथ क्या कराएंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट का निर्माण होगा। अब जलीय और कार्बनिक प्रावस्थाओं में डिस्ट्रीब्यूशन को, जब वितरण को अपन निम्न अनुपात के द्वारा दर्शाते हैं, तो लैम्बडा क्या हो जाएगी, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए वन सोलवेंट, यानी कि विलय की एक विलायक में सांद्रता और विलय की दूसरे विलायक में सांद्रता, ये कहलाता है लैम्बडा। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि लैम्बडा यहाँ पर अपना क्या है, वितरण गुणांक या फिर निष्कर्षण गुणांक। लैम्बडा अपने को क्या मानते हैं, इसको वितरण गुणांक या फिर निष्कर्षण गुणांक। अब अपने को पता है कि विलय की एक विलायक में सांद्रता, यानी कि जो संकुल बना है अपनी, उस संकुल की सांद्रता नीचे जलीय विलयन में लैंथेनाइड की सांद्रता। अब दोनों लैंथेनाइड को पृथक्करण कारक यानी सेपरेशन फैक्टर एल्फा का वितरण गुणांक से निम्न प्रकार से संबंध होता है। तो एल्फा जो अपना सेपरेशन फैक्टर है एल्फा, एल्फा बराबर होता है लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा डैश दर्शाएगा किसको, उसके मान को, यानी कि उसके कार्बनिक विलयन अपॉन इस संकुल का कार्बनिक विलयन।
तो यानी कि ये वैल्यू रखेंगे जलीय विलयन में अपन। फिर अपन देखेंगे कि दोनों निकटवर्ती लैंथेनाइडों की HNO3 और TBB के औसत पृथक बराबर है, तो इसलिए इनमें क्या आ जाएगा, साम्य नियतांक ही अपने को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन इसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, साम्य नियतांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो विधि है द्रव द्रव एक्सट्रैक्शन मेथड, इसके द्वारा अपन 95% लैंथेनाइड्स का क्या कर सकते हैं, पृथक्करण किया जाता है, क्योंकि इनका जो निष्कर्षण गुणांक आता है वह 2.5 प्राप्त होता है। तो ये बेस्ट मेथड मानी जाती है। नेक्स्ट जो अपनी मेथड है वो है कागज क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इन मेथड के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, उनका लैंथेनाइड्स का सेपरेशन कर सकते हैं। अगला है कि यूज ऑफ लैंथेनाइड एंड देयर कंपाउंड्स, लैंथेनाइड यौगिक और उनके लैंथेनाइड्स के यूज क्या है। तो लैंथेनाइड्स जो है वो क्या होते हैं कि इनका उपयोग जब अपन देखते हैं गुण, तो इसमें क्या होता है कि ये जो लैंथेनाइड जो है वो क्या होते हैं कि मेटेलोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। तो इसके द्वारा अपन लैंथेनाइड की यानी थर्मिक प्रोसेस में अपन यूज कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट है कि यूज ऑफ मिस मेथड, यानी मिस मेथड के अंदर मिस मेटल का फॉर्मेशन में भी कर सकते हैं अपन। अगला है कि यूज ऑफ लैंथेनाइड कंपाउंड्स में, तो ये तो एलिमेंट्स के यूज हैं कि इनका किन किन में यूज कर सकते हैं, यानी मेटेलोथर्मिक के रूप में यूज कर सकते हैं इनका। अब इनके जो लैंथेनाइड कंपाउंड्स के जो यूज है वो है कि सिरेमिक एप्लीकेशंस के रूप में। सबसे पहला यूज किस में किया जाता है, सिरेमिक एप्लीकेशंस के रूप में। दूसरा है अपघर्षण के रूप में काम में ले सकते हैं इनको। रेक्टिफैक्ट्रीज में यानी रिफैक्ट्रीज के अंदर काम में लिया जा सकता है इनको। पेंट्स के अंदर अपन काम में लेते हैं, जैसे लेक्स, डाइज, पेंट, तो इनके लिए भी अपन इनको लैंथेनाइड के कंपाउंड को यूज में ले सकते हैं। अगला है कि इसका यूज अपन टेक्सटाइल या लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज में ले सकते हैं लैंथेनाइड के कंपाउंड्स। इसी प्रकार मेडिसिन और एग्रीकल्चर में यूज में लिया जा सकता है, और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी काम में आते हैं और कैटालाइटिक एप्लीकेशंस भी दर्शाते हैं। इसके अलावा ये न्यूक्लियर एप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन भी दर्शाते हैं। तो इनका जो यूज है वह है वाइड, बहुत विस्तृत यूज लिया जा सकता है।